हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ और सशक्त कथाकार उदयन वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी सुदेशना। तो शुरू करें कहानी सुदेशना। हम अपनी लड़की का नाम सुदेशना रखेंगे, मैंने कहा। नहीं, तुम आज महाभारत पढ़ रहे हो तो सुदेशना, जरिता, पुलोमा, मौरवी, द्रौपदी, कुंती, यही सब तुम्हारे दिमाग में चक्कर खा रहे हैं। तुम दोस्तायवस्की को पढ़ते हो तो कहते हो हम अपनी लड़की का नाम दुनिया, अलेक्जेंड्रोवना, सोनिया रखेंगे। जब हमारा बच्चा होगा तब तुम जाने कौन सी किताब पढ़ रहे होगे। अंजना के हाथों में एक पुरानी साड़ी थी, उस पर वो कढ़ाई कर रही थी। वो फिर बोली, अच्छा सुनो, रात में कोई मेरे बालों को खींचता है, नींद खुलती है और सब शांत रहता है। मैं बोला, हम प्रोफेसर्स कॉलोनी में पीले बड़े मकान के सामने जो छोटा सा मकान बन रहा है उसमें रहेंगे, तुम झट से नहीं मत कहना। मुझे वो जगह बहुत पसंद है। हम जब भी वहाँ से गुज़रते हैं मुझे लगता है बरसों से हम वहाँ साथ रह रहे हैं। अंजना की कढ़ाई चालू है। 5 गज की हरी साड़ी मेरे लिए पृथ्वी की तरह थी, जिस पर अंजना मौसमों को काटती सी लगती थी। मैं कुछ बोल पाऊँ कि अंजना ने उठते हुए कहा, अब तुम जाओ, रात हो रही है, फिर तुम्हें बहुत सा रास्ता पार करना है। तुम्हारी गाड़ी में लाइट हॉर्न तक नहीं है। कल कब आऊँ? जब चाहो। मैं स्कूटर पर अपने कमरे लौटने लगा। उस रात स्ट्रीट लाइटें धीमी जल रही थीं। बिजली के खंभों से झड़ता प्रकाश ठीक उनके नीचे गिरकर समाप्त हो जाता था। कहीं कहीं घास उगाई थी। अंधेरे में हरी अटपटी घास तक काली लग रही थी। काली सड़क पर उगी काली घास। न खंभों पर रोशनी थी, न स्कूटर से प्रकाश आता था। मैं स्कूटर धीरे चला रहा था, बड़े ध्यान से नज़रें रास्ते पर जमाए था। बीच बीच में बहुत से ट्रक निकले जिन्हें लोग शराब पीकर चलाते हैं। पीछे से आता हुआ ट्रक मेरी परछाई को रास्ते पर छोटा करने लगता। जैसे जैसे वो नज़दीक आता परछाई छोटी होती जाती और मेरा डर बढ़ता जाता। फिर ट्रक तेज़ी से निकल जाता, परछाई गायब हो जाती और थोड़ा सा डर बचा रह जाता। स्कूटर के सामने के हिस्से से धप की आवाज़ हुई। स्कूटर लड़खड़ाया, मैं गिरने को हुआ। मैंने देखा एक सफ़ेद गेंद स्कूटर से टकरा गई है। टकराने के बाद वो गेंद उछलती हुई अंधेरे में खो गई। गेंद के पैर थे। अरे खरगोश! मुझे दुख हुआ। खरगोश को ज़रूर चोट लगी होगी। अब मैं पुरानी मस्जिद के करीब आ गया था। 4 मीनारें और बीच में बड़ी सी गोल गुंबद चमक रही थी। एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ भूरी मिट्टी से भरी गली जो लड़कों के हॉस्टल को जाती है। जगह जगह दुकानें हैं, होटल हैं। कुछ दुकानें खुली हैं, उनके बल्ब टिम टिम जल रहे हैं। उन बल्बों पर सालों का पीला मैला चढ़ा है, जिसके कारण उनका प्रकाश धुंधला गया है। दुकानों के सामने बिल्कुल अंधेरा है। मुझे रास्ते पर 3 गेंदें पड़ी हुई नजर आईं। मैंने सोचा, इस इलाके में कितने खरगोश हैं। वे 3 गोरे चिट्टे लड़के थे। पहलवानों की तरह उनके शरीर थे। चेहरे इतने लाल कि उन्हें छूते ही खून टपक पड़े। उन्होंने मेरा स्कूटर रोक लिया। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। वे कुछ देर चुप रहे। उनसे शराब की तीखी गंध आ रही थी। वे अपने हट्टे कट्टे हाथ यहाँ वहाँ पटक रहे थे, कभी स्कूटर की पिछली सीट पर, कभी अतिरिक्त पहिए पर। अंजना पिछली सीट पर बैठती थी और अतिरिक्त पहिया पकड़े रहती थी कि गिर न पड़े। पहले ने मुझे पकड़कर स्कूटर से नीचे उतार लिया। स्कूटर छोटे बच्चे सा धड़ से गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, हथेलियों से पसीना चू रहा था। दूसरे ने अपने मोटे हाथों से मेरा कंधा अपनी ओर खींचा और फिर मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं तीसरे पर जा गिरा। तीनों वहशियों की तरह हंसने लगे। साला डर रहा है, वे एक साथ चीख पड़े। शराब की गंध मेरे नथनों में भर गई। वे तीनों मुझे एक निश्चित दिशा में ढकेलने लगे। क्या चाहिए आपको? मैं गिड़गिड़ा रहा था। मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, जेब में इस कागज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी तरह एक हाथ उनके मजबूत हाथों से छुड़ाया। उनके पसीने से निथड़े उस हाथ से मैंने जेबें टटोली। कविता मिल नहीं रही थी। मैं सबूत नहीं दे पाऊँगा, मारा जाऊँगा, और वो भी इन मांस के वीभत्स लथेड़ों के हाथों। कमीज़ की जेब से पुर्जी निकल आई। अब हम लोग हॉस्टल के बगल में बने एक सीमेंट के कमरे में आ गए थे। वे अब तक मुझे धक्का दे रहे थे। मैं दीवार से टकरा न जाऊं, इस डर से पूरी ताकत से अपने को थामे था। वो अच्छे से जमा हुआ कमरा था।
दीवारों पर पोस्टर्स लगे थे, अधिकतर भड़कीले। उनके पैने रंग मेरी आंखों में गड़ने लगे। एक बिस्तर फर्श पर बिछा था, उस पर साफ सुथरी चादर पड़ी थी। मेरे हाथों में कविता का कागज़ पूरा भीग चुका था। वे तीनों अभी भी मुझे कभी हाथों कभी पैरों से धक्का दे रहे थे। हाथ में क्या है? उनमें से कोई बोला। कविता है। औरतों पर लिखी है या देश प्रेम पर? वही बोला। उसकी लाल आंखों में शराब और खून भरा था। मैं चुप रहा। बाहर फेंक आओ, वो फिर बोला। नहीं नहीं, पढ़कर सुनाओ, दूसरा बड़बड़ाया। मैं पढ़ूंगा। क्यों भाई, पढ़ लूँ? ज़रूर, आप पढ़ लीजिए। मैं इस हालत में नहीं था कि तीनों की आवाज़ों को अलग कर सकूं। वे तीनों मेरे लिए जुड़कर 6 आँखों, 6 पैरों और 3 नाकों वाले भयानक जीव में बदल गए थे। नहीं, तुम ही पढ़ो, हम तुम्हारे अर्दली नहीं हैं, वे बोले। मैंने अपनी मुट्ठी खोली, गुड़ी मुड़ी कागज़ को बड़ी मुश्किल से सीधा किया। मुझे अक्षरों को पढ़ने में परेशानी हो रही थी। मैंने किसी तरह कविता पढ़ दी। ये कविता किस औरत के लिए लिखी है? वे बोले। उनके मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी। किसी भी लड़की के लिए नहीं, मैंने पहली बार थोड़ी दृढ़ता से जवाब दिया। एक भारी हाथ मेरी गर्दन पर धप से गिरा, कटे पेड़ सा। झूठ। उनके चीखने में गुस्सा बढ़ता हुआ लगता था। इन्हें क्या नाम बताऊं? अंजना का नाम धोखे से भी मुंह से न निकल जाए, सोचकर मैंने अपने दोनों हाथों को मुंह पर रख लिया। हथेलियों में लगे उनके पीसने का खट्टा स्वाद जीभ पर तैरने लगा। तुम नाम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें मारकर फेंक देंगे, वे बोले। कोई ना कोई नाम तो बताना ही पड़ेगा। उन्हें नाम ही चाहिए था। वे कैसे पता कर पाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ? मेरे दिमाग में बहुत से नाम चक्कर खाने लगे। दुनिया, सोनिया, कुंती, सुदेश। नहीं, ये नहीं बोलूँगा। ये तो मैंने अपनी बच्ची के लिए सोच रखा है। मुंह पर रख के हाथ ढीले पड़ गए थे। अंगुलियों के बीच इतनी जगह हो गई कि एक छोटा सा नाम निकल सके। गले की खरखराहट अपने आप बाहर सरक गई। मुझे खुद हैरानी हुई कि मैं ये क्या बोल गया। मैं सुदेशना बोल गया था। वे अपने अपने जूते पहनकर तैयार होने लगे थे। शायद नाम जानकर ही वो मुझे छोड़ देंगे। कहाँ रहती है? वे तैयार थे। प्रोफेसर्स कॉलोनी में पीले बड़े मकान के सामने वाले मकान में, मैं यंत्रवत बोल उठा। वे तीनों एक झटके से कमरे के बाहर हो गए। वे जाते समय उसको बाहर से बंद कर गए। उनकी आपस की बात सुनाई पड़ रही थी। आज ये अच्छा मिल गया। मैं भीतर कमरे में खड़ा काँप रहा था। हालांकि सुदेशना अभी तक सिर्फ एक नाम था। वो मकान जिसका मैंने पता बताया था पूरी तरह बना भी नहीं था। मैं हैरान था, वे मेरी बातों पर इतनी सहजता से विश्वास कैसे कर पाए? उन्हें एक बार शंका तक नहीं हुई? मैं देर तक उनके पैरों की आवाज़ सुनता रहा। थोड़ी देर बाद किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई। उन लोगों ने स्कूटर ज़मीन से उठाया होगा। फिर स्कूटर के स्टार्ट होने की आवाज़ हुई, जो धीरे धीरे दूरी में घुल गई। वे चले गए थे। मैं कमरे में अकेला बचा। दीवारें मेरे हृदय की तरह कभी पास आती, कभी दूर जाती। पोस्टर्स के रंग और अधिक भड़कीले हो गए। मैंने खींचकर फर्श पर पड़ा बिस्तर उठाकर फेंक दिया। ढेर सी विद्रूप नग्न स्त्रियों के भड़कीले पोस्टर्स मुस्कुराने लगे। वे निश्चय ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने तुरंत बिस्तर उनके ऊपर पहले जैसा ही जमा दिया। मेरा बचना असंभव है। वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलेगा। वे गुस्से से भरे लौटेंगे और मुझे मार डालेंगे। मेरी आंखों के सामने अंजना का चेहरा आ गया। वो दरवाजे पर खड़ी मुझे अपने घर के फाटक पर से विदा कर रही थी। मैंने उससे बोलना चाहा, मैंने सुदेशना का नाम ले लिया है और ये मेरी आखिरी विदा है। मैं उस डरावने कमरे में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। अंजना अब तक उस हरी साड़ी पर सारे मौसम काढ़ चुकी होगी। मौसमों के बाद क्या आता है? ये कमरा और इसके करीब सरकती आती मृत्यु। कमरे में टहलते टहलते मैं थक गया। पलकें भारी होने लगी। नृत्य के पहले एक नींद क्यों गंवाऊं? मैं सो गया। सपने में मुझे एक लड़की दिखी जो एक पहचानी सड़क पर जान बचाकर भाग रही है। उसके पीछे 3 खरगोश दौड़ रहे हैं। उनके सींग हैं। नुकीले सींगों वाले खरगोश बार बार उछलकर उसके कंधों पर बैठ जाते हैं। वो उन्हें किसी तरह ज़मीन पर पटकती है और फिर दौड़ने लगती है। वो एक दरवाजे के सामने आकर उसे ज़ोर से खटखटाती है। माँ! दरवाज़ा नहीं खुलता। वो खटखटाती रहती है। तीनों खरगोश एक साथ उस पर कूदने को ही होते हैं और मेरी नींद खुल गई। सुदेशना, मेरी बच्ची! मैं पूरी ताकत से चीखा। सब जगह दीवारें थीं जिनके न मुंह थे न कान। चारों ओर फैले सन्नाटे में स्कूटर की आवाज़ धीरे धीरे उभरने लगी। वो कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया।
तीनों गुस्से से लाल होंगे, उनके हाथों में नुकीले छुरे होंगे। अंत यहाँ होना था, मैंने सोचा। दरवाज़ा खुला, तीनों बारी बारी अंदर आए। तीनों के चेहरे पर थकान थी, पर वे प्रसन्न दिख रहे थे और आपस में स्त्री देह की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर ध्यान तक नहीं दिया। एकाएक उनमें से एक, जिसका चेहरा छोटा और कंधे बहुत चौड़े थे, मेरी ओर मुड़ा और बोला, भाई आपकी कविता खूब थी। क्या? तुम अपना स्कूटर संभालो और जाओ। लड़की के लिए शुक्रिया। तुम्हारी औरत नहीं मिली। सुदेशना तुम्हारी औरत नहीं, तुम्हारी लड़की है। हमने मकान के अहाते में खड़े होकर तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे बारे में पूछती वो घर के बाहर आ गई और हम लोगों ने। मैं घुटनों पर बैठ गया। खड़े होने की ताकत बाकी नहीं थी। सुना नहीं क्या? उसी की जिसके पास तुमने हमें भेजा था, सुदेशना। ये है उसकी तस्वीर, एल्बम से हम उखाड़ लाए हैं। मैंने तस्वीर छीन ली। तस्वीर में मैं और अंजना 50 के आसपास के लग रहे थे। एक लड़की मुस्कुराती सी हम दोनों के बीच खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे मैंने घंटे भर पहले सपने में देखा था। अभी आप सुन रहे थे उदयन वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी सुदेशना। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।